ठीक है, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वेस्ट हीट रिकवरी के बारे में। तो अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन ये आया कि सोर्स, कोई पूछे कि क्या स्रोत है वेस्ट हीट के, क्या स्रोत उपस्थित, स्रोत मतलब कि सोर्स, तब क्या बोलोगे? तमाम तरह की चीजें आ सकती हैं उसमें, ठीक, जैसे थर्मल पावर प्लांट का बॉयलर हुआ, चिमनी से निकलने वाला धुआं हुआ, ईंट भट्टी से निकलने वाला जो फ्यूज है वो है, ठीक है, कोई ओवन है, कोई फर्नेस है, किसी प्रकार का, जैसे मान लो सीमेंट प्लांट है, ठीक है, सीमेंट प्लांट में भी आपको हाई टेम्परेचर का इस्तेमाल किया जाता है। कोई एल्यूमिनियम फैक्ट्री है, ठीक है, जहाँ गल्ला काफी हाई टेम्परेचर पे एल्यूमिनियम को गलाया जाता है। कोई स्टील की फैक्ट्री है, ठीक है, तो कुछ ऐसा है जहाँ पे हाई टेम्परेचर सोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो सभी के सभी स्रोत में आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या होता है बेटा कि जो एक अगला टॉपिक हमारा इसमें है कि जो भी हमारा वेस्ट हीट होता है, ठीक है, जो भी हमारा वेस्ट हीट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है अगर देखा जाए तो टेम्परेचर सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। टेम्परेचर, भाई टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उससे उतनी अच्छी हम रिकवरी कर पाएंगे, ठीक है, ठीक है। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे कहते हैं रेक्यूपरेटर, ठीक है, हिंदी में कहते हैं पुनरावर्तक, थोड़ा सा हिंदी कठिन है, ठीक है, पुनरावर्तक, पुनरावर्तक, पुनरावर्तक होता है, इसका नाम सुने हो? हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं रेक्यूपरेटर। रेक्यूपरेटर, ठीक है, रेक्यूपरेटर होता है जिसे हम पुनरावर्तक कहते हैं। तो बेटा एक प्रकार का ये डिवाइस है, ठीक है, एक प्रकार को ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है, जिसे इंस्टॉल किया जाता है जहां पे भी हमको हीट को रिकवर करना है, ठीक है, जैसे मान लो चिमनी है, मैंने बताया कि चिमनी, यहाँ से बहुत सी मात्रा में फ्लूस गैसेस निकल रही है, फ्लूस को बताया था सुबह क्लास में, उसको हम कहते हैं फ्लू गैस, जो भी वेस्ट गैस है, ठीक है, वेस्ट मटेरियल। अब टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो हम क्या करते हैं कि रेक्यूपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। रेक्यूपरेटर का सिंपल सा अर्थ क्या है कि एक्सचेंज करता है, एक तरह से हीट एक्सचेंजर का काम करता है, हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर समझ रहे हो ना, ऊष्मा का आदान प्रदान, हीट का आदान प्रदान। तो रेक्यूपरेटर को इंस्टॉल किया जाता है कहाँ पे, जहां पे हमें रिक्वायरमेंट होती है, जहां पे हमको लगता है कि रेक्यूपरेटर को लगाने से हम क्या करेंगे, जो भी ऊष्मा, फ्लू गैस, जो भी वेस्ट निकल रहा है, इस वेस्ट की ऊष्मा को हम ट्रैप कर लेंगे, यानी कि उसको दोबारा अपने रीयूज में कर लेंगे, ठीक है, दोबारा अपनी पुनः प्राप्ति में इसका इस्तेमाल करेंगे। तो उस डिवाइस का नाम क्या है, रेक्यूपरेटर। तो कोई आपसे पूछ लिया तो आपको जानना चाहिए, कभी बनाया क्वेश्चन बन जाता है। हिंदी में कहते हैं पुनरावर्तक, पुनः मतलब दोबारा है ना, पुनः मतलब क्या होता है, पुनः मतलब दोबारा, पुनरावर्तक जो बार बार हम उसको इस्तेमाल। अब ऐसा तो है नहीं कि रेक्यूपरेटर एक साइज का आता है, डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं, छोटे रेक्यूपरेटर होते हैं, मीडियम साइज के होते हैं और बड़े होते हैं। ये किस पे डिपेंड करेगा कि रेक्यूपरेटर जो हीट को रिकवर कर रहा है, ठीक है, मान लो हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया रेक्यूपरेटर, तो हीट को क्या कर रहा है, रिकवर कर रहा है, इसका अलग अलग क्या होगा, अलग अलग इसका साइज होगा, अलग अलग कैपेसिटी होगी, अलग अलग इसकी क्षमता होगी, और वो डिपेंड करता है
टेम्परेचर, इस आधार पे, ठीक है, जो हमारा वेस्ट हीट होता है, इस आधार पे जो हमारा वेस्ट हीट होता है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, मतलब एक ये हो सकता है कि हाई टेम्परेचर का वेस्ट हीट हो, एक पॉसिबिलिटी ये है कि हाई टेम्परेचर के वेस्ट हीट, एक पॉसिबिलिटी ये, एक है कि मीडियम टेम्परेचर, मीडियम टेम्परेचर, समझ रहे, और तीसरा हो सकता है कि लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर का वेस्ट हीट, इसको हम लिखते हैं वेस्ट हीट। अब आपको ज्यादा कुछ सब्जेक्ट इस टॉपिक के अंदर बहुत डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि ये बहुत, देखो ये सब चीजें मैकेनिकल का जो पढ़ते हैं बच्चे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, उनको जानना है कि डिफरेंट टाइप के फर्नेस के बारे में, रेफ्रिजरेटर के डिटेल्स हमें नहीं जानना। हमें एक कॉन्सेप्ट ये लेके चलना है कि कोई भी चीज अगर हो रही है तो उसके पीछे जो हमारा उद्देश्य है वो है ऊर्जा संरक्षण। ठीक है, हमको एनर्जी कंजर्वेशन करना, ना कि हमको जानना है कि कैसे काम करना है कोई भी डिवाइस, कोई भी सिस्टम। हमको सिर्फ एक ओवरव्यू जानना है कि ऊर्जा संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको लेकर के जब चलेंगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हमें नहीं रहेगी। ठीक है, तो आपको 3 कैटेगरी मिली कि जो हमारा वेस्ट हीट हो सकता है वो 3 कैटेगरी में हो सकता है। एक ये हो सकता है कि हाई टेम्परेचर है वेस्ट हीट, मीडियम टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। तो जैसे जैसे हमारा वेस्ट हीट होगा उस हिसाब का हमारा रेक्यूपरेटर होगा, उसी क्षमता का होगा। ऐसा तो है नहीं कि अगर हमारे पास रेक्यूपरेटर में क्षमता हमारी ज्यादा है, हमारा जो हाई टेम्परेचर का है और हमने छोटा सा रेक्यूपरेटर लगा दिया, तो प्रॉपर जो हीट जितना इसको पुनः प्राप्ति करनी थी, ऊष्मा की हीट को रिकवर करना था, उतना वो कर नहीं पाए। मान लो रेक्यूपरेटर जो है इसकी क्षमता कम है, ठीक है, इसकी एफिशिएंसी मतलब कम है, इसका जो रेटिंग कम है, जो इसकी लिमिट है, और हाई टेम्परेचर वेस्ट हीट के पास लगा है तो मैक्सिमम तो फिर रिकन्वर्ट तो हो ही नहीं पाएगा, रीयूज तो हो ही नहीं पाएगा। इसी प्रकार का अगर कहीं छोटा लो टेम्परेचर का है और हमने बड़ा रेक्यूपरेटर लगा दिया तो भी कंडीशन नहीं है, तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके इसलिए हम इस प्रकार का करते हैं। आपको बेटा पढ़ना सिर्फ ये है, जैसे मैंने बताया कि वेस्ट हीट होता क्या है। वेस्ट हीट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो ऊष्मा निकली है उसकी मात्रा क्या है। आप देख सकते हो ना, वेस्ट हीट में अगर हाई टेम्परेचर है तो ऊष्मा की मात्रा यानी जिसे हम क्यू कहते हैं ये ज्यादा होगा, मीडियम में थोड़ा कम होगा, लो टेम्परेचर में और कम। ठीक है, ये हम क्यू को निकालने का फार्मूला भी पढ़ लेंगे। क्यू क्या था, E रो Cp डेल्टा T, पिछले क्लास में बताया है ना। क्यू क्या था, अमाउंट ऑफ हीट जो एग्जिट कर रहा है, मतलब मात्रा, क्वांटिटी। ठीक है, जो हीट है जो एग्जिट कर रहा है, जो चिमनी से जो हीट निकल रहा है वो क्वांटिटी है, वो क्यू है, वो हमको जानना है कितना है। दूसरी चीज V क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ गैस, कोई गैस है वो किस दर से प्रवाहित हो रही है उसमें, उसका रेट क्या है। रो क्या है, जो पर्टिकुलर गैस निकल रही है उसका, उसकी डेंसिटी क्या है, घनत्व क्या है, दैट इज द रो। और Cp क्या है, उस पर्टिकुलर गैस की विशिष्ट ऊष्मा है यानी कि स्पेसिफिक हीट है। डेल्टा T इज टेम्परेचर डिफरेंस, तो ये हम डिस्कस करेंगे। अब हमको ये पढ़ना है बेटा कि हाई टेम्परेचर कैटेगरी में, मीडियम टेम्परेचर और लो टेम्परेचर में एक हमको इनलिस्टिंग करनी है, एक लिस्ट बनानी है कि कौन कौन सी इंडस्ट्री हाई टेम्परेचर में आती है, कौन कौन सी इंडस्ट्री मीडियम में आती है और कौन कौन सी लो में आती है। इसको सिर्फ लिस्टिंग करना है आगे इस टॉपिक में। तो जैसे मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि अगर हम हाई टेम्परेचर की बात करें
हाई टेम्परेचर। तो जैसे मान लो कोई मेटल है, कोई भी मेटल है, धातु है, अब इस धातु को रिफाइन करना है। जैसे धातु तो आपको पता है ना कि धातु तो अयस्क के रूप में मिलता है, धातु हमें डायरेक्टली प्योर तो मिलता नहीं है। जैसे सोने की आयरन की बात करें तो फेरिक ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड के फॉर्म में मिलता है, जिसे हम प्योर कहते हैं, अयस्क कहते हैं। ठीक है, धातु हमें डायरेक्टली नेचर से नहीं मिलता है, हमको अयस्क मिलता है। और इस अयस्क को हम क्या करते हैं, इसको रिफाइन करते हैं, इसको रिफर्निश करते हैं, रिफाइन करते हैं, इसकी अशुद्धियों को अलग कर लेते हैं। और अलग करने के बाद हमको धातु या मेटल मिलने लगता है। यही तरीका, यही प्रोसेस। अलग अलग प्रकार के अयस्क है। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम का एक अलग अयस्क होगा, कॉपर का अलग होगा, ठीक है, जिसमें धातु है। ठीक है, निकल का अलग होगा, है ना, आयरन का अलग होगा। ठीक है, और सिलिका से हम ग्लास बनाते हैं जहाँ पे, तो उसका सिलिका का ऑक्साइड मिलता है। तो मोटी सी बात यहाँ पे सिर्फ इतनी है, कोई भी ओर है तो उस ओर से हमें धातु बनाना है, तो उसके लिए हमको एक इंडस्ट्री की आवश्यकता पड़ती है, इसे कहते हैं रिफाइनिंग इंडस्ट्री या रिफाइंड इंडस्ट्री। रिफाइन समझ रहे हो ना, फाइन रिफाइन, तो रिफाइन मतलब दोबारा इसको फाइन करते हैं। ठीक है, रिफाइनिंग इंडस्ट्री। जो रिफाइनिंग इंडस्ट्री होती है, चाहे वो तेल शोधक कारखाना है, चाहे वो मान लो कोई एल्यूमिनियम रिफाइनिंग का फर्नेस है। ठीक है, अब रिफाइनिंग सेंटर में क्या होता है, कोई भी रिफाइनिंग इंडस्ट्री क्या होता है, हर रिफाइनिंग इंडस्ट्री में एक चीज कॉमन होती है, वो होता है कॉमन क्या, फर्नेस। कोई भी रिफाइनिंग इंडस्ट्री, जिसे हम कहते हैं भट्टा, है भट्टी। ठीक है, भट्टी जो है ये सब में कॉमन है, क्योंकि हमको चाहिए हाई टेम्परेचर। कितना, 100 200 नहीं, 400 500 1000 1500 डिग्री सेल्सियस चाहिए। और ये टेम्परेचर कब मिलेगा, जब हम बहुत सारे फ्यूल को जलाएंगे भट्टी में। ठीक है, तो भट्टी से फिर हम अपना धातु को अयस्क को पिघलाते हैं, और पिघलाने के बाद उससे जो अशुद्धियां हैं वो अलग कर लेते हैं, और धातु जो है हमको अलग मिल जाता है। तो ये इंडस्ट्री ऐसा काम करती है। ठीक है, क्लियर। तो अभी जैसे हमने देखा कि जो रिफाइनिंग का, जो धातु के जो रिफाइनिंग सेंटर है, ठीक है, चाहे वो निकिल है, उसमें पहला फॉर्म निकिल का ही है, निकिल का रिफाइनिंग फर्नेस है। ठीक है, फिर आपका एल्यूमिनियम का रिफाइनिंग फर्नेस है। ठीक है, जिंक है हमारा। ठीक है, जिंक को हम रिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, और मान लो ग्लास है, जहाँ पे हम शीशे को, ग्लास जो हमारा होता है उसको रिफाइन करते हैं। ठीक है, हमारा सीमेंट की इंडस्ट्री है। ठीक है, सीमेंट का जो भट्टा होता है बहुत हाई टेम्परेचर वहां भी होता है। ठीक है, कॉपर की इंडस्ट्री है, यानी कि कॉपर की जहाँ रिफाइनिंग हो रही है। तो मैं बहुत से नाम बस बोल दे रहा हूँ, आप सुन लेना। निकिल है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, कॉपर है, स्टील है। ठीक है, स्टील पावर प्लांट आप कल को नौकरी करोगे तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है स्टील पावर प्लांट में। ठीक है, स्टील है। ठीक है, सीमेंट है, ग्लास है। ठीक है, कोई भी इस प्रकार का और एलिमेंट है जहां पे टेम्परेचर कितना हो, 650 डिग्री सेल्सियस से लगभग 1700 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर अगर उस फर्नेस का है, तो उसे हम कहेंगे हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर हीट वेस्टर। आई थिंक क्लियर है। ठीक है, हाई टेम्परेचर हीट वेस्टर, टेम्परेचर का रेंज कितना याद रखना है, 650 डिग्री सेल्सियस से 1700 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर का रेंज है। ठीक है, कोई दिक्कत, आपको बस सबका बेटा अलग अलग है, एक बार लिस्टिंग करके उसमें आप देख लेना। ठीक है, हर इंडस्ट्री का बेटा अपना अपना एक
रेंज। रेंज क्यों है? क्योंकि हर मेटल के अपने अपने ऑक्साइड या अपने अपने जिस फॉर्म में वो मिल रहा है, सबकी अपनी अपनी मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है ना, मान लो अगर स्टील है उसका मेल्टिंग पॉइंट है, एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, निकल का अलग, जिंक का अलग, ग्लास का अलग। मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलनांक जिसपे वो गलता है। तो अगर इम्प्योरिटी किस प्रकार की है, ठीक है, किस प्रकार की इम्प्योरिटी है उसमें, ठीक है, जैसे आप देखते हो ना कि पहले सल्फर को अलग करेंगे, फिर हम ऑक्सीजन को, ऑक्साइड्स को अलग करेंगे, फिर कार्बन को अलग करेंगे। किस प्रकार की इम्प्योरिटी है उसके आधार पे अलग अलग रेंज होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं निकल के जो रिफाइनिंग सेंटर है, इसको जो रिक्वायरमेंट होती है सबका रेंज अलग होगा। जैसे निकल की बात करें तो निकल वाले में आपको लगभग लगभग जो मेंशन है बुक में 1370 से लेकर के 1650 डिग्री सेल्सियस चाहिए। जो निकल के ऑक्साइड होंगे, ठीक है, उनको ये टेम्परेचर मेंटेन करना, उनका जो फर्नेस है। एल्यूमिनियम की बात करें तो उसको 650 से 700 डिग्री सेल्सियस चाहिए। समझ रहे? हर इंडस्ट्री का अपना अपना कैपेबिलिटी है, किसके आधार पे है, उसमें प्रेजेंट होने वाली इम्प्योरिटी और उस मेटल के नेचर पे, नेचर इन द सेंस कि कितना मेल्टिंग पॉइंट है उसका। ठीक है ना, मान लो मेल्टिंग पॉइंट अगर 200 डिग्री सेल्सियस ही है और इम्प्योरिटी हमारा 300 डिग्री सेल्सियस पे निकल जाता है, तो हम क्या आवश्यकता है हमको 1000-2000 देने की, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि किस प्रकार की इंडस्ट्री है। राइट, क्लियर है? सबका बेटा लिस्टिंग है। हाँ, जैसे जिंक में आपको 750 चाहिए, कॉपर में आपको 800 के आसपास चाहिए, पावर प्लांट जैसे जो स्टील प्लांट होता है उसमें लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस चाहिए। ठीक है, हाँ, सीमेंट का जो शॉप है, सीमेंट की इंडस्ट्री में लगभग 650 से 700 वहाँ भी चाहिए। ग्लास में बहुत ज्यादा चाहिए होता है, ग्लास क्योंकि आपको पता है बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर, इसको लगभग 1000 से 1200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इम्प्योरिटी को अलग आपने पढ़ा होगा बचपन में, प्लवन विधि और पता नहीं कौन कौन सी विधियां होती थी जिसमें हम अलग अलग फ्लक्स होता था, हम अलग अलग स्टेज पे अलग अलग इम्प्योरिटीज को निकालते थे। मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, बस बचपन में था, ये आपने पढ़ा होगा 12th में, फर्नेस में जब कॉपर को सर मेटलर्जी में पढ़ा के हम। मेटलर्जी पढ़ा होगा तो यस सर, डिफरेंट प्रोसेस पढ़ा होगा। ठीक है, अलग अलग करने का तो स्टेप बाय स्टेप होता है। ठीक है, लेकिन जो फाइनली जो हमारा स्टेप वो सबसे अच्छा माना जाता है, वो गलनांक वाला ही माना जाता है, फर्नेस वाला। तो फर्नेस वाले में प्योर रूप में आपको शुद्ध मेटल जो है वो मिल जाता है, उसमें इम्प्योरिटी कम से कम होती है। ठीक है, जैसे अब हम स्टील की बात करें तो हमको पता है रॉट आयरन एक होता है, ढलवा लोहा कहते हैं रॉट आयरन, फिर पिग आयरन होता है, फिर स्टील होता है। ठीक है, अलग अलग आयरन के फॉर्म है। एक होता है आरआर आयरन, एक होता है बेटा पिग आयरन, सुअर नहीं है, उसका नाम ही पिग आयरन। ठीक है, और एक होता है हमारा स्टील होता है। ये सब किससे बनता है? ये सब जो है स्टील प्लांट से ही निकलते हैं, बट इसमें क्रोमियम का परसेंटेज होता है, कॉपर का इम्प्योरिटी होता है, यानी कि कार्बन का। क्रोमियम और कार्बन और जिंक का इस्तेमाल करते हैं तो सबका अलग अलग नेचर होता है। जैसे जो ब्रेड की पटरियाँ बनाई जाती हैं उनका अलग नेचर होगा, जो घर में स्टील इस्तेमाल होता है उसका नेचर अलग होगा, वो चमकीला होता है। ठीक है, पिग आयरन अलग होता है। ठीक है, ट्रेन के डब्बे अलग बनाए जाते हैं। तो जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है इंडस्ट्री से वैसा प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, बट फाइनली हमको मोल्ड करना है, उसको गलनांक बिंदु तक ले आना ही। अब अगला बेटा हमारे पास आते हैं मीडियम टेम्परेचर वेस्ट हीट। मीडियम टेम्परेचर, आई थिंक इसमें भी बहुत दिक्कत की बात नहीं है। मीडियम टेम्परेचर, ऐसी कुछ इंडस्ट्री होंगी जो मीडियम टेम्परेचर मेंटेन करती है। ठीक है, इनका रेंज जो होता है, मोटा मोटा रेंज जो है वो होता है 250 डिग्री सेल्सियस से लेकर के, ठीक है, लगभग लगभग 650 डिग्री सेल्सियस के आसपास एक रेंज है। अगर मीडियम टेम्परेचर वेस्ट निकल रहा है, हीट वेस्ट निकल रहा है, उसमें कौन कौन सी इंडस्ट्री होगी जिनका रेंज इसके बीच में है, 250 से लेकर के 650। अब जैसे क्या क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा स्टीम बॉयलर होता है, एग्जॉस्ट होता है, स्टीम बॉयलर एग्जॉस्ट जब है इंडस्ट्री में लगा होता है। ठीक है, स्टीम बॉयलर एग्जॉस्ट होता है। एग्जॉस्ट अपने घर में देखा होगा, जो उष्मा को बाहर कर देता है, जो भी अंदर का टेम्परेचर हाई है उसको बाहर देता है।
स्टीम बॉयलर एग्जॉस्ट है, ठीक है। गैस टरबाइन है, ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ, एक बार आप इसमें देख लेना, गैस टरबाइन है। इस तरह की इंडस्ट्री जहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। बेकिंग ओवन है, जैसे कई फैक्ट्री वगैरह, जैसे पार्ले जी की फैक्ट्री है, वहाँ पे कुछ बनता है, तो वो टेम्परेचर जो है इतना ज्यादा नहीं होता है, तो 250 से 650 के बीच में है, ठीक है। उसका जो एग्जॉस्ट निकालना है, ठीक है। हीट ट्रीटमेंट फर्नेस है, ठीक है, जहाँ पे पटाखे बनते हैं, उसका कुछ कैटालिटिक जो होता है उसका जो इंडस्ट्री है वहाँ पे, ठीक है। और क्या क्या है, एनिलिंग फर्नेस है जहाँ पे कूलिंग का सिस्टम होता है। तो खासकर ऐसा टेम्परेचर है ये कि इससे बहुत ज्यादा टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर रहा है, कितना कर रहा है, 250 से 650 कर रहा है। तो जो जो इंडस्ट्री इसके अंतर्गत आएगी, लिस्ट बनी हुई है, आप देख लेना, वो आ जाएगा मीडियम हीट, मीडियम टेम्परेचर हीट टेस्ट, ठीक है बेटा। और लास्ट में फाइनली क्या हमारे पास बचेगा, लो टेम्परेचर हीट टेस्ट। तो तुम्हारा काम एक बार देख लेंगे, ठीक है ना, तो ऐसा मतलब लिस्टिंग केवल देखेंगे, तो उसमें टेम्परेचर ज्यादा नहीं करता है, उसमें ये कहता है कि जो टेम्परेचर है वो लगभग 50 डिग्री सेल्सियस से लेकर के और 250 के रेंज का है, ठीक है। तो क्या होगा, वो लो टेम्परेचर, जैसे मान लो कहीं आप पंप लगाते हो, ठीक है, कभी कभी टेम्परेचर 50 भी नहीं जाता है, आप इसको और कम कर दो 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। तो नॉर्मली जो हमारे घर में एग्जॉस्ट है, हाँ रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर एग्जॉस्ट लगाया है, लो टेम्परेचर। अब हमको लो टेम्परेचर पे मान लो है 25 डिग्री सेल्सियस है, तो कितना हीट है, अमाउंट ऑफ हीट क्यू का मान बहुत कम होगा, अमाउंट ऑफ हीट क्यू का मान तो बहुत कम होगा। जब क्यू का मान बहुत कम होगा तो हमारे लिए बेनिफिशियल ही नहीं है। लेकिन अगर यही 200 डिग्री सेल्सियस है तो हमारे लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो एक रेंज है इसमें। अब जैसे मान लो हमारे घर का कोई एग्जॉस्ट फैन है जहाँ किचन में लगा है आपने, ठीक है, और उसका टेम्परेचर है मान लो 30 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री सेल्सियस, हमारे घर का जो एग्जॉस्ट है, क्या कर लो, कोई मतलब नहीं बहुत ज्यादा उसका, ठीक है। आपको अगर रिक्यूपरेटर लगाना भी होगा तो बहुत ज्यादा अमाउंट को हीट को ट्रैप नहीं कर पाएगा, समझ रहे हो। लगाना पड़ेगा बहुत छोटे साइज का लगाना पड़ेगा, बहुत स्मॉल साइज का लगाना पड़ेगा, ठीक है। कहीं भी कोई छोटा सा अपने आसपास आप इंडस्ट्री देखते हो या छोटा मोटा जैसे कोई प्लांट है या छोटे मोटे जैसे कोई आप जैसे अपने वर्कशॉप में आप चला रहे हो, ठीक है, कोई इंजन चला रहे हो, कोई गाड़ी अपने आप ने ऑन किया, अपना जो बाइक है या फिर अपना स्कूटर है, जो भी अपनी कार है, तो इतना टेम्परेचर तो वो भी प्रोवाइड कर देता है, 35 40 50 60 70 80 डिग्री सेल्सियस आराम से, 100 150 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है अंदर का पार्ट, ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर है ना बेटा, ये क्लासिफिकेशन जो है जनरली छोटे फर्नेस है, छोटी भट्टियां, छोटे इंजन, जैसे एयर कंडीशनर है, ठीक है, उसके पास टेम्परेचर आपको जो आउटलेट होता है ना एयर कंडीशनर का एसी का, वहाँ टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा। छोटे एग्जॉस्ट फैन है, एयर कंप्रेशर है, आपके वर्कशॉप में एयर कंप्रेशर जैसे रखा है वहाँ पे जब वो टेम्परेचर बढ़ जाता है, एयर को जब कंप्रेस किया जाता है तो एयर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, काफी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे प्रोड्यूस होती है और काफी ज्यादा वहाँ पे हीट। तो इस तरह का जो कैटेगरी है वो आ जाएगा लो टेम्परेचर हीट वेस्ट, क्लियर। तो आपको सिर्फ लिस्टिंग कर लेना है कि ये से ये चीजें होती है, ये चीजें होती है, ज्यादा इसमें कुछ और ठीक है। तो अच्छा, ये क्यों हम कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन सिर्फ यही है कि हमको अमाउंट ऑफ हीट पता होना चाहिए, और वो कब पता चलेगा, जब पता ये होगा कि हमारा इंडस्ट्री किस लेवल का है, किस स्केल का है, लो मीडियम या हाई, और उसके हिसाब से हमें क्या सेट करना पड़ेगा, रेक्यूपरेटर, ठीक है, रेक्यूपरेटर। इसलिए हम ये सब चीजें कर रहे हैं, वरना क्लासिफिकेशन की कोई नीड नहीं है। रेक्यूपरेटर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, हीट की पुनः प्राप्ति के लिए, हीट को रिकवर करने के लिए, ठीक है, याद रहेगा।
किसी पर कोई दिक्कत समस्या हो बेटा पूछ लो। पूछी बंद किया जाए, अटेंडेंस सेंड कर देना। कुछ पूछना है? समझ में आ गया है? सर हाँ बेटा बोलो। सर जो अर्थ की मतलब कोर में जो है उसका टेम्परेचर कितना होता है सर? बहुत हाई टेम्परेचर होता है। तो अगर 1100 से साढ़े नहीं, बहुत ज्यादा 1600 के करीब। अरे हजार, कोई हजार नहीं होता। देखो 11,000 के करीब। ये जो अर्थ का है ना, ये पोर्शन जहाँ हम रहते हैं वो क्रस्ट है, ठीक है, ये ऊपर क्रस्ट है। यस सर। और ये बीच में उसके बाद मेंटल है, ठीक है, क्रस्ट है, ये मेंटल है, ये कोर है। जो कोर की टेम्परेचर कर रहा है बेटा, ये इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है कि यहाँ पे कोई भी चीज है ना वो मोल्टेन फॉर्म में, यानी कि गलित अवस्था में। एग्जैक्टली मुझे आता है, मुझे पता है लगभग इसका टेम्परेचर 1000 की डिग्री में होता है। अभी एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, गूगल कर लेना एक बार। बट ये पता है कि ये जो डिस्टेंस होता है ना इस अर्थ सरफेस से, आप लगभग जाते हो अप्रॉक्स 3000 किलोमीटर के आसपास, मतलब तब जाकर के आपको मेंटल की स्थिति का सही आकलन होगा। बहुत हाई टेम्परेचर होता है, 2900 डिग्री सेल्सियस था सर। जब स्टोन मोल्टन फॉर्म में रहता है तो सोच ही सकते हैं कितना टेम्परेचर। लेकिन यहाँ पे स्टोन है कि नहीं, आप कैसे कह सकते है सर, ये कह नहीं सकते मतलब सर, वही है ही या मेटल होगा कोई। बहुत सारे यहाँ पे जो मेटल्स है ना, खासकर तुमको मिलेगा। देखो जो लावा वगैरह निकलता है, इस तरह से चीजें निकलती है, खासकर मेटल जो निकलते हैं तो यहीं से निकलता है, ठीक है। बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर, खासकर आयरन है, निकल है, क्रोमियम है, ये सब ज्यादा इससे निकलते हैं। हाँ देखो, इसका टेम्परेचर लगभग अप्रॉक्स होता है 5000 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 5000 डिग्री सेल्सियस। और डिस्टेंस जो होता है 1200 गाने आवाज नहीं। जब इतना हाई टेम्परेचर है तो उगलना नहीं शुरू हो जाएगा सर? बिल्कुल बिल्कुल, इतना हाई टेम्परेचर में कोई चीज किस फॉर्म में रहेगी। और सबसे बड़ी बात है ना कि इस बताऊं, कभी लेक्चर अगर टाइम मिला तो कैसे इसका एनालिसिस किया जाता है, क्योंकि आप डायरेक्टली वहां पे असेसमेंट नहीं कर सकते हो जाकर कितना टेम्परेचर नहीं है। तो इसका एक टेक्निक, मेटल भी रुकेगा ही नहीं उसमें। कोई मटेरियल इतना हाई टेम्परेचर। हाँ वही चीज है। सबसे बड़ी बात है कि ये तो है, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है ना कि यहाँ पे आपको इन्वेंशन भी करना है, डिस्कवरी भी करना है, तो आप प्रैक्टिकली वहाँ पहुँच नहीं सकते इतनी हाई टेम्परेचर में। कोई भी डिवाइस लेकर के, कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेकर के क्या टेम्परेचर है ये आप जानना बड़ा मुश्किल है। तो इसके पीछे एक थियरी, कई सारी थियरीज दी गई हैं, कई सारे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, ठीक है। आपने अगर सिविल वाले पढ़े भी होंगे सिस्मिक वेव्स के बारे में, आप लोग तो प्रोग्राम पढ़ते ही, सिस्मिक वेव्स पढ़ा होगा, प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है, टर्शियरी होती है, ठीक है ना।
अलग अलग वेव्स होती है ना, भूकंपी तरंगे। सर अर्थक्वेक में पढ़ा जाएगा, अभी नहीं है। अभी पढ़ने रहे। अच्छा, ये तो सर। भूकंपी तरंगे जब पढ़ोगे तो उसमें पता चलता है, तो तभी से वहां से डिसाइड करते हैं कितने रिक्टर स्केल का भूकंप आया, हमारी बिल्डिंग सर्वाइव करेगी, सिविल का हाँ सर। तो पढ़ोगे तो उसमें ये हम देखते हैं कैसे उसी की बेसिस पे हम पता करते हैं बेटा कि कितना टेम्परेचर है इसके अंदर, या फिर इसके अंदर डेंसिटी कितनी है। मान लो डेंसिटी यहाँ कुछ और है, ठीक है, घनत्व कुछ यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, ठीक है, तो जा करके देख नहीं सकते हैं। तो ये हमारी जो वेव्स होती हैं वो वेव्स बताती हैं कि इतना इतना डेंसिटी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है ना, पानी में अगर हम कोई चीज ट्रेवल कर रही है, कोई वेव, उसका स्पीड अलग होगा। अगर कोई वेव पत्थर में ट्रेवल कर रही है तो उसका स्पीड अलग होगा। अगर कोई वेव किसी और मीडियम में जा रही है, उसका ट्रेवलिंग टाइम डिस्टेंस काफी अलग होगा। इस आधार पर कुछ कैलकुलेशन की जाती है, विल डिस्कस सिलेबस के बाद, ठीक है। और कोई दिक्कत?